नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम लोग क्रिया। क्रिया के अंतर्गत जानेंगे रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद है, अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, स्थित्यर्थक अकर्मक, दूसरा है गत्यर्थक अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एकर्मक और द्विकर्मक। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा है प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया। और इसी के अंतर्गत जानेंगे धातु, सामान्य धातु और नाम धातु। इसके बाद जानेंगे कर्म। कर्म के दो भेद हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द या पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो तो उसे क्रिया कहते हैं। इस उदाहरण से समझते हैं। गीता गीत गाती है, तो यहाँ पर गाती है क्रिया है। बच्चा पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ता है यहाँ पर क्रिया है। तो क्रिया के जानने के बाद हम जानेंगे धातु क्या है। धातु, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। इसकी क्या परिभाषा है? क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, आ, जा, ये सारे हैं। तो क्रिया की जो मूल अंश होता है उसी को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, इसके पहचान करने का तरीका है, इसके साथ तू कर्ता लगाते हैं। तू पढ़, तू लिख, तू आ, तू जा। तो क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। इसका जो भेद है सामान्य धातु। तो मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से जो क्रिया का निर्माण होता है, जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे सामान्य धातु कहते हैं। तो सामान्य धातु में क्या है, इसमें क्या करेंगे, इसमें ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ना। इसमें भी ना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखना। तो ये सब क्या है, ये है सामान्य धातु है। पढ़ना, लिखना, आना, जाना, हंसना, मुस्कुराना, ये है सामान्य धातु। इसके बाद दूसरा जो भेद है वह है नाम धातु। नाम धातु में क्या है, यह प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में ना प्रत्यय लगाने से जिस धातु का निर्माण होता है उसे नाम धातु कहते हैं। संज्ञा में ना प्रत्यय लगा देंगे, संज्ञा में ना प्रत्यय लगाएंगे। संज्ञा हो गया, विशेषण हो गया, या सर्वनाम में जब हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो जो धातु का निर्माण होता है वह होता है नाम धातु। नाम धातु। तो यहाँ पर संज्ञा, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे बात, संज्ञा का उदाहरण लेते हैं बात। बात में जब हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बतियाना, बतियाना। इसी प्रकार हाथ, हाथ में जब हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हथियाना, हथियाना। इसी प्रकार यहाँ पर लाज से लजाना, फिल्म, फिल्माना, खर्च, खर्चना, ये सब क्या है, यह नाम धातु है। अब इसके बाद विशेषण में जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं, जैसे चिकना, चिकना विशेषण है, तो विशेषण में जब हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो वह होता है नाम धातु। चिकना से चिकनाना, गर्म से गर्माना। और इसके बाद सर्वनाम, सर्वनाम में हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो होगा नाम धातु। जैसे सर्वनाम का उदाहरण लेते हैं, अपना। अपना में जब हम ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपनाना। यह है नाम धातु। नाम धातु में क्या बताया गया, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में ना प्रत्यय लगाने से जिस धातु का निर्माण होता है वह होता है नाम धातु। इसके बाद जानते हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहला है अकर्मक क्रिया।
शब्द की रचना बनावट पर ध्यान देंगे तो इसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर कर्म है या क है, यहाँ उपसर्ग है। का अर्थ होता है नहीं, जैसे शांति में लगाएंगे तो अशांति यानी नहीं शांति, न शांति। तो यहाँ पर परिभाषा क्या होगा, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो, माने नहीं, रहित, कर्म रहित क्रिया अकर्मा कहलाती है। सामान्य परिभाषा है जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो, अकर्मा क्रिया। और यहाँ पर है स माने सहित, कर्म सहित क्रिया सकर्मा कहलाती है। जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा हो उसे सकर्मा क्रिया कहते हैं। तो इसे उदाहरण से समझते हैं कि बच्चा रोता है, यहाँ पर रोना, हंसना, आना, जाना, ये सारे क्या है, अकर्मा क्रिया है। यहाँ पर जो दिया हुआ है कर्म, तो थोड़ा सा यहाँ पहले देखते हैं, इसको विस्तार से जानेंगे। पहले हम समझते हैं कर्म क्या होता है। कर्म के दो भेद है, मुख्य कर्म और गौण कर्म। तो कर्म की परिभाषा क्या है, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है तो उसे कर्म कहते हैं। जैसे मोहन आम खाता है, तो खाना क्रिया है, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है, तो वह है आम। क्या हो गया, ये कर्म हो गया। तो कर्म जो है वह दो प्रकार के होते हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। मुख्य कर्म निर्जीव होता है और क्या प्रश्न करते हैं, उदाहरण से समझते हैं कर्म को, मुख्य कर्म को। मुख्य कर्म को प्रत्यक्ष कर्म भी कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण लिया गया कि मोहन आम खाता है, तो यहाँ पर जो है क्या प्रश्न करते हैं, वह है क्या, एक टूल देते हैं कर्म के पहचान करने के लिए। क्या प्रश्न करने पे जो जवाब मिलता है वह कर्म होता है। तो यहाँ पर क्या खाता है, मोहन क्या खाता है, तो क्या है, उत्तर है यहाँ पर आम। आम यहाँ पर कर्म है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ कर्म है और क्या प्रश्न करेंगे, दूसरा जो विशेषता दिया हुआ है वह है निर्जीव। तो आम है यहाँ पर निर्जीव है। इसके बाद क्या है, यह क्रिया के निकट होता है। खाता है यहाँ पर क्रिया है, इसके निकट है। और विभक्ति रहित होता है, यहाँ पर विभक्ति नहीं है। दूसरा जो दिया हुआ है वह है गौण कर्म, इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर्म। इसे उदाहरण से समझते हैं, माँ बच्चे को खिलौना देती है। तो यहाँ पर किसे या किसको प्रश्न करते हैं, तो यहाँ है माँ किसे खिलौना देती है या किसको खिलौना देती है, तो उत्तर क्या होगा, बच्चे को। तो बच्चे को यहाँ पर क्या है, यह गौण कर्म है जिसको अप्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। और यह क्या होता है, सजीव है, बच्चा यहाँ पर सजीव है। और मुख्य कर्म क्या होता है, वह निर्जीव होता है। तो यहाँ पर क्या देती है, यह है खिलौना। क्या प्रश्न करेंगे, तो यह हो गया मुख्य कर्म और बच्चे को हो गया यहाँ पर गौण कर्म हो गया जो सजीव होता है और यह विभक्ति सहित होता है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ जो अकर्मक क्रिया है इसके दो भेद है। पहला है स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया, यानी कर्ता इसमें स्थिर होता है, और गत्यर्थक अकर्मक क्रिया में कर्ता गतिमान होता है। बालक सोता है, तो यहाँ पर जो है सोना क्या हो गया, बालक यहाँ पर स्थिर है क्रिया को संपन्न करने के लिए। तो यहाँ पर है स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया हुआ। इसके बाद है बालक हंसता है, बालक रोता है, हंसना, रोना, सोना, ये क्या है, यह स्थित्यर्थक अकर्मक क्रिया है। दूसरा है गत्यर्थक अकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता गतिमान होता है। बालक दौड़ता है, बालक आता है, वह रांची से जाता है। तो यहाँ पर आना, जाना, दौड़ना, यह क्या हो गया, गत्यर्थक अकर्मक क्रिया है।
इसके बाद है दूसरा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्या होता है, जिस वाक्य में क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है कि मोहन आम खाता है। क्या खाता है, तो आम। आम यहाँ पर कर्म है तो खाना क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। तो खाना, पढ़ना, लिखना, देखना, पीना, ये सब क्या है, यह है सकर्मक क्रिया। क्या प्रश्न करेंगे, जैसे यहाँ पर वह खाता है, तो क्या खाता है, तो कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाना अकर्मक क्रिया है। जवाब होगा तो वह, या जवाब कर्म वहाँ पर छुपा होता है, कर्म का लोप है। क्या खाता है, तो कोई न कोई चीज़ तो खाता है वहाँ पर, तो कर्म यहाँ पर छुपा हुआ है, तो खाना क्या हो गया, यह सकर्मक क्रिया है। इसके बाद पहला भेद है सकर्मक क्रिया का, वह है एक कर्मक क्रिया, जिसमें एक कर्म होता है। जैसे यहाँ पर कितने कर्म, यहाँ पर मोहन आम खाता में एक कर्म है। जब एक कर्म है तो वह एक कर्मक क्रिया होता है। द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो, दो कर्मों की अपेक्षा रखती हो, तो वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, माँ बच्चे को खिलौना देती है। क्या देती है, खिलौना। किसे देती है या किसको देती है, तो बच्चे को। यहाँ पर दो कर्म है, यह मुख्य कर्म हो गया और दूसरा है यह गौण कर्म है। तो दो कर्म होता है तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया का भेद। पहला है पूर्वकालिक क्रिया। तो शब्द की रचना पर ध्यान देंगे। यहाँ पर पूर्व माने पहले, काल में एक प्रत्यय लगा है, तो काल माने समय। पहले समय की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसकी क्या परिभाषा है, जब कर्ता एक कार्य को समाप्त कर दूसरे कार्य में प्रवृत्त हो जाता है, लग जाता है, तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। राकेश नहाकर पढ़ता है। तो यहाँ पर राकेश जो करता है, दो क्रिया संपन्न करता है, पढ़ना है और दूसरा है नहाना। तो परिभाषा क्या बताया गया, जब कर्ता एक काम को समाप्त कर यानी नहाकर दूसरे कार्य यानी पढ़ने में प्रवृत्त हो जाता है, तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यहाँ पहले वाली क्रिया कौन है, पहले नहाना होता है, इसके बाद पढ़ना होता है, तो नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया का पहचान करने का एकदम आसान ट्रिक है कि उसमें क्या होता है, कर प्रत्यय लगा होता है। नहाकर, आकर, जाकर, दौड़कर, हंसकर, पढ़कर, मुस्कुराकर, ये कर प्रत्यय लगा होता है। वह दौड़कर विद्यालय जाता है, तो दौड़कर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया। पहले, पूर्व माने पहले, पहले कौन सी क्रिया होती है, तो वह दौड़ना हो गया। इसके बाद है, तो यहाँ पर हम, इसके बाद दूसरा जो क्रिया है वह है प्रेरणार्थक क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया में जहाँ डाउट होता है पहचानने में, वह प्रेरणार्थक क्रिया स्पष्ट कर देता है। डाउट कहाँ पर होता है, इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे पतंग उड़ता है, तो आपको जो बताया गया है कि क्या प्रश्न करेंगे, तो जो जवाब होगा वह कर्म होगा। जब कर्म होगा तो क्रिया सकर्मक होगी। तो यहाँ पर क्या उड़ता है, तो आप सोचेंगे कि पतंग उड़ता है। पतंग यहाँ पर कर्म है, यह कर्म नहीं है, यह क्या है, यह सब्जेक्ट है, यानी कर्ता है। यह क्या है, यहाँ पर ये कर्ता हो गया, ये कर्ता के स्थान पर आया है। तो क्या उड़ता है, नहीं, कौन उड़ता है। जब कौन प्रश्न करेंगे तो यह पतंग है, तो पतंग यहाँ पर कर्ता के स्थान पर आया है, न कि कर्म के स्थान पर। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। पक्षी आसमान में उड़ता है, तो यहाँ पर पक्षी कर्ता के स्थान पर आया है, न कि कर्म के स्थान पर आया है। ट्रैक्टर चलता है, क्या चलता है, आप सोचेंगे क्या चलता है, तो ट्रैक्टर
तो ट्रैक्टर यहाँ कर्म नहीं है, यह कर्ता के स्थान पर आया है, इसलिए चलना उड़ना यह अकर्मक क्रिया है। जब हम इसका प्रश्नार्थक क्रिया बनाएंगे, जैसे बालक पतंग उड़ाता है, बालक पतंग उड़ाता है, उड़ना का जब उड़ाना होगा तब जाकर एक वह प्रश्नार्थक क्रिया होता है और वह सकर्मक क्रिया होती है। तो प्रश्नार्थक क्रिया में क्या होता है, वह हमेशा प्रश्नार्थक क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया का जब प्रश्नार्थक क्रिया में परिवर्तित करते हैं तो वह सकर्मक क्रिया में बदल जाती है। जैसे यहाँ पर बताया गया कि पतंग उड़ता है, तो उड़ता का क्या होगा, उड़ना का उड़ाना, उड़ाना हो गया यहाँ पर, उड़ाना हो गया यहाँ प्रश्नार्थक क्रिया और सकर्मक क्रिया है। जैसे बालक पतंग उड़ाता है, तो क्या उड़ाता है, जवाब है यहाँ पर पतंग, पतंग कर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, उड़ाना सकर्मक क्रिया और प्रश्नार्थक क्रिया है। तो प्रश्न यह उठता है कि प्रश्नार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता स्वयं कार्य न कर, जब कर्ता स्वयं कार्य न कर दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, प्रेरित करता है, तो उसे प्रश्नार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक पतंग उड़ाता है, बालक यहाँ कर्ता है, कर्ता के स्थान पर आया है, क्या उड़ाता है, तो पतंग, तो उड़ाना हो गया यहाँ पर प्रश्नार्थक क्रिया। सेठ नौकर से पानी पिलवाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पिलवाना हो गया यहाँ पर प्रश्नार्थक क्रिया। प्रश्नार्थक क्रिया के दो भेद हैं, लिखना, लिखना का प्रश्नार्थक, प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया होगा लिखाना, दूसरा होगा लिखवाना, लिखवाना। इसी प्रकार उड़ना का क्या होगा, उड़ाना, दूसरा प्रश्नार्थक क्रिया होगा उड़वाना। तो यहाँ बताया गया कि अकर्मक क्रिया का जब हम प्रश्नार्थक क्रिया में बदलते हैं तो वह सकर्मक क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ पर दौड़ना, दौड़ना है अकर्मक क्रिया, लेकिन जब हम इसका प्रश्नार्थक क्रिया बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दौड़ाना, क्या होगा, दौड़ाना। जैसे हिरण दौड़ता है, क्या दौड़ता है, कोई जवाब नहीं है। यहाँ हिरण क्या है, या कर्ता के स्थान पर आया, कर्म नहीं है यहाँ पर है, तो हिरण दौड़ता है, अकर्मक क्रिया हो गया। बाघ हिरण को दौड़ाता है, तो दौड़ाना हो गया प्रश्नार्थक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसी प्रकार ट्रैक्टर चलता है, चलता है अकर्मक क्रिया। किसान ट्रैक्टर चलाता है, क्या चलाता है, ट्रैक्टर, तो यहाँ पर ट्रैक्टर क्या हो गया, यह कर्म के स्थान पर हो गया, और ट्रैक्टर चलता है, ट्रैक्टर यहाँ पर कर्ता के स्थान पर है। तो प्रश्नार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। इसके बाद हम प्रयोग के आधार पर जो तीसरा भेद है वह है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से, दो या दो से अधिक धातुओं के योग से जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर धातु आपको बताया गया, तो दो या दो से अधिक धातुओं के योग से संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। उदाहरण से समझते हैं संयुक्त क्रिया का, कि उसे आने दिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कितने धातुओं का निर्माण हुआ है संयुक्त क्रिया में। आना, देना, जाना, सकना, होना, 1 2 3 4 5, 5 धातुओं के योग से यहाँ पर संयुक्त क्रिया का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर पहचान करने के लिए आएगा, तो आने दिया जा सकता है, पूरा यह संयुक्त क्रिया हो गया। मुझे जाने दो, तो जाने दो क्या हो गया, संयुक्त क्रिया। वह
पढ़ लिया करता है, तो पढ़ लिया करता है यहाँ पर संयुक्त क्रिया, पढ़ना, लेना, करना, होना, ये सारे धातुओं के योग से संयुक्त क्रिया का निर्माण हुआ है। यानी एक से अधिक धातुओं का योग होता है तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होता है। इसके बाद जानते हैं समापिका क्रिया। समापिका क्रिया वे क्रियाएं जो वाक्य के अंत में होती हैं उसे समापिका क्रिया कहते हैं। जैसे हंस तालाब में तैरता है, तैरता है, तो यहाँ पर क्या है, यह तैरता है वाक्य के अंत में है, यानी वाक्य को क्या करती है, समापिका क्रिया समाप्त करती है, अंत में होती है, तो यह समापिका क्रिया हो गया, तैरता है। बालक दौड़ता है, तो दौड़ता है समापिका क्रिया है। और इसके बाद असमापिका क्रिया ठीक इसका विलोम है। असमापिका क्रिया में जो क्रिया वाक्य के प्रारंभ में या मध्य में हो तो उसे असमापिका क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर बहता हुआ कमल सुंदर लगता है, सुंदर लगता है, तो यहाँ पर वाक्य के प्रारंभ में है बहता हुआ, तो बहता हुआ हो गया यहाँ पर असमापिका क्रिया। मानसरोवर में तैरता हुआ हंस कितना सुंदर लगता है, तो मानसरोवर में तैरता हुआ हंस, तो तैरता हुआ यहाँ वाक्य के बीच में हो गया। तो वाक्य के बीच में या प्रारंभ में जो क्रिया होती है उसे असमापिका क्रिया कहते हैं, और वाक्य के जो अंत में क्रिया होती है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। तो तैरता है यहाँ पर समापिका क्रिया, लगता है समापिका क्रिया, बहता हुआ यहाँ पर असमापिका क्रिया। तो इस वीडियो में हमने जाना कि धातु क्या होता है। सामान्य धातु मूल धातु में ना लगा होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, आना, जाना। नाम धातु में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में ना प्रत्यय लगाने से नाम धातु का निर्माण होता है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होती है, सकर्मक क्रिया में कर्म होती है। अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया के पहचान करने के लिए क्या प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करने पे जो जवाब मिलता है या किसे या किसको प्रश्न करने से जो जवाब मिलता है वह होता है सकर्मक क्रिया। क्या होती है, सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में क्या प्रश्न करने से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वह है अकर्मक क्रिया। और इसके बाद हमने जाना पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में कर प्रत्यय लगा होता है। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया में एक से अधिक धातुओं का योग होता है। समापिका क्रिया वाक्य के अंत में होती है। असमापिका क्रिया वाक्य के प्रारंभ में या बीच में होती है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।